हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग। तो आराम से सुनेंगे, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैं वन शॉट में ही इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा और कोशिश करूंगा सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। बैंकिंग के बारे में अगर बात करते हैं तो ध्यान देखना, बैंकिंग इज़ अ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स। ठीक है, क्लास 9 में हमने पढ़ा है बेटा कि जो बैंकिंग होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। ओके, तो ये हमारे कॉमर्स के अंदर आते हैं, राइट। तो बैंकिंग बोला गया है यहाँ पे कि बैंक एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है कॉमर्स का, और बैंक एसेंशियल कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस का जो होता है ना, उसको क्या करते हैं, ये कम करते हैं, हटाते हैं। विच फैसिलिटेट द ट्रेड, जो ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बैंक ऑक्यूपाई करते हैं इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। आज के समय में देखोगे बेटा, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। चीज़ें आप देखोगे, ट्रेड जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ों को बाय कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट को रिसीव कर सकते हो। कहीं ना कहीं बैंक इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताने के लिए समझाया गया, आपको बोला गया है कि बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में। ओके, नो कंट्री कैन मेक द कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। कोई भी देश हो विश्व का, ठीक है ना, बिना एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम के वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वहाँ की कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होना एक तरीके से असंभव है। ओके, बाय प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज फॉर डिपॉजिट, क्योंकि बैंक क्या करता है, आपको डिपॉजिट का फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। बैंक इंकरेज करता है लोगों को पैसा सेव करने के लिए, राइट। आपके मम्मी पापा का, आपके मम्मी पापा का, आपका खुद का सेविंग बैंक अकाउंट होगा, ठीक है ना। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपके पेरेंट्स का तो पक्का होगा, आपका हो सकता है ना भी हो। तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसे जब उनको सेव करना होता है तो सेविंग बैंक अकाउंट में ही डालते हैं, राइट। ध्यान देना, दे मोबालाइज द स्मॉल सेविंग्स। ये छोटे छोटे लोगों की जो सेविंग्स होती है उनको मोबालाइज करते हैं और प्रोडक्टिव यूजेस में लगाते हैं। मतलब सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। ध्यान देना बेटा, आप हो, ठीक है, ये आप हो और आपके मम्मी हैं और आपके पापा हैं। वैसे ही आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं दुनिया में, और सबके मम्मी हैं और सबके पापा हैं, राइट। सोचो, 1 2 3 4, कई लोग यंगस्टर है जैसे हम, ठीक है, तो मेरे जैसे लोग हैं। ओके, जो पेरेंट नहीं है बट 18+ है, बेसिकली अडल्ट है, 18 साल के ऊपर के लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, आप जो पैसा कमाते हैं, बेसिकली जो अर्न करते हैं, ये पैसे को वो सेव करना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, बैंक में जा क्या करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। अब मान लो एक बंदे ने 100 रुपये की सेविंग करी है, ठीक है। लेट से इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेट से मैं बोलता हूँ 1000 लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट खोल लिया, तो देखोगे यहाँ पे 1 लाख रुपए की सेविंग हो गई ना, मतलब 1 लाख रुपए बैंक में आ गए। अब बैंक इस अमाउंट का क्या करेगा, बैंक इस अमाउंट को उन लोगों को देगा जो इस पैसे का बेटर तरीके से यूज़ करते हैं, बेसिकली बिजनेसेस को देगा। ओके, बिजनेसेस को ये बैंक क्या करेगा, ये पैसा लोन के रूप में दे देता है। अब लेट से बिजनेसेस से ये बैंक क्या करता है, मान लो ये बिजनेसमैन है, ओके, इस बिजनेसमैन से बैंक क्या करेगा, लेट से 12% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लोन ये फ्री नहीं होता, पैसे तो आपको चुकाने ही है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 12% ये आपका इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। अब बैंक क्या करेगा, ये 12% बैंक के लिए क्या हो गई बेटा, ये तो इनकम हो गई ना, क्या हो गई, बैंक के लिए इनकम हो गई। और बैंक इसी में से क्या करता है, 2% जो हमारे जो डिपॉजिटर्स है, जितने लोगों ने पैसा सेव किया, 2-3% कुछ इंटरेस्ट बेसिकली इन लोगों को भी दे देता है। इससे क्या होता है, इनके पैसे में भी कुछ बढ़ोतरी हो जाती है और बैंक का भी बिजनेस चल जाता है, और बिजनेस को ही पैसा मिल जाता है, जिससे बिजनेस भी बेचारा फ्लॉरिश कर पाता है, राइट। तो अल्टीमेटली बोलते हैं ना, यहाँ पे सबका भला हो रहा होता है। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे इस लाइन में बताया गया है। दे प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर सेफ कस्टडी, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ मनी। देखो, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं सेफ कस्टडी, मतलब यहाँ पे लॉकर का बोलते हैं ना, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। मतलब मान लो कि क्या है कि आपके घर में लेट से आपकी मम्मी के पास हीरो की हार है, लेट से आप पैसा कमाते हो आगे चल के और अपनी मम्मी को हीरो के हार देते हो। ओके, और वो जो ज्वेलरी है, गोल्ड ब्रिक्स है, यही घर में होता है, आपका हार जो आपने गिफ्ट किया मम्मा को, आपको डर लग रहा है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए, ठीक है। आपको लग रहा है कि घर में इतने महंगे चीज़ें रखना सेफ नहीं होता है।
तो आप क्या करते हो, आप बैंक जाते हो, बैंक आपको बोलता है कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा सेफ बना हुआ है, मतलब लॉकर बना हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी बहुमूल्य चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और बदले में हम क्या करेंगे, आपसे कुछ सर्टेन फीस चार्ज करेंगे। अब सोचो घर के अंदर एक बड़ा सा तिजोरी बनवाना, उसकी प्रोटेक्शन करना, उसकी सिक्योरिटी करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, बट बैंक के अंदर तो ऐसा नहीं, क्योंकि बैंक का तो ये रोज़ का काम है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही नॉमिनल फीस में आप अपनी चीज़ों की प्रोटेक्शन कर पाते हो। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है सेफ कस्टडी। दूसरा इन्वेस्टमेंट, आप बैंक में जाके एफडी खुलवाते हो बेटा, ठीक है ना, आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हो जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करता है बैंक, राइट, तो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी बैंक आपको बोलते हैं हेल्प करता है। फिर पैसा को ट्रांसफ़र करता है, मान लो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप मेरे से ये बुक बाय करना चाहते हो, ठीक है, बुक की प्राइस कितनी है, 500 रुपीज़ है। आप क्या करते हो, जब आप व्हाट्सएप पे बात करते हो इस नंबर पे 6388556077, जब इन पे बात करोगे तो ये आपको बोलते हैं कि भाई पेमेंट कर दो, ठीक है, आप इनके नंबर पे पेमेंट करते हो, तो आप 500 का जैसे ही पेमेंट करते हो, बदले में क्या होता है, आपकी लोकेशन कहीं और है, लेट से मैं बोलता हूँ आप कोलकाता में रहते हो, ठीक है, कोलकाता में रहते हो और मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, अब समझो कोलकाता से आपने पेमेंट तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया ना दिल्ली, अब क्या हुआ, आपका लेट से बैंक, बोलता हूँ आपका बैंक अकाउंट लेट से बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ओके, और मेरा बैंक अकाउंट जो है वेदत का जो बेसिकली बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, राइट। अब समझना, बैंक ऑफ बड़ौदा कोलकाता से डायरेक्ट ये इमीडिएटली पेमेंट क्या होता है, एसबीआई के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, आप बस अपना पेटीएम या फ़ोन पे ओपन करते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो और पेमेंट करते हो, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। आप पेमेंट कर चुके हो और पेमेंट एक्चुअली में तुरंत वेदत के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये बैंक के कारण ही तो हो पाया बेटा, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, और आपका बुक आपके घर पहुंच जाता है कुछ दिनों में, मे बी 1 या 2 दिन मैक्सिमम, लेकिन फिर भी 7 दिन बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम है, बट ठीक है कोई ना, बुक आपके पहुंच जाता है। मतलब क्या है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ मनी को भी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, राइट। समझ में आया, आगे बात करते हैं। बैंक प्रोवाइड कराता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, यहाँ पे लिख लो, चलो नोट्स तुम्हारे पास है, यहाँ पे लिखो, शॉर्ट टर्म का मतलब कि मैक्सिमम 1 ईयर बेटा, मतलब 9 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ वगैरह वगैरह, ठीक है, 12 मंथ भी चलेगा, मतलब कि इतने समय के लिए अगर बैंक आपको लोन देता है। आप देखो कि कोई भी चीज़ अगर ईएमआई पे बाय करते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये मैक्सिमम 9 महीने या 12 महीने के आपको इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, ठीक है, इसको फाइनेंसिंग बोलते हैं, बेसिकली लोन होता है, फाइनेंस का मतलब यहाँ पे लोन की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 1 साल से आपको 20 साल तक ही मैक्सिमम चला जाता है। तो मान के चलो कि 20 साल तक आपका, 1 से 20 साल के बीच में जो लोन होते हैं उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, या आसान भाषा में बस इतना याद रख लो, जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए दिया जाता है। कभी 8 साल, कभी 9 साल, कभी 10 साल, कभी 8 साल, तो मतलब 6 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, ये सारे लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं चाहते हैं, ओके। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा, सर ये 20 साल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा हमारे इसमें रूल है कि लॉन्ग टर्म लोन आपको 20 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जाता, अनटिल अनलेस कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम कर रहे हो जिसको बनाने में ही बहुत समय लगता है। अगर आप एक्सेप्शनल कंपनी में नहीं आते हो तो आपको 20 साल से ज़्यादा का लोन नहीं दिया जाता, ठीक है, इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म में 20 साल बताया आपको। हाउएवर ये एडवांस चीज़ें हैं, आपको एग्जाम में न भी लिखोगे, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर आपको न भी बताए इस चीज़ के बारे में, कोई बात नहीं है, ठीक है। और अभी मैं 20 साल बता रहा हूँ, क्या पता आगे चल के ये बढ़ घट भी जाए, ये रूल्स है, चेंज हो सकते हैं ना, ठीक है, तो ये वो वाली बात है। चलो आगे बात करते हैं। ये क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। मतलब क्या होता है, जो क्रेडिट पॉलिसी होता है ना बैंक्स का, ये डिटरमाइन करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में कितना होने वाला है। जैसे अभी मैं बात करूँ, ये अगस्त का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई 2025 का महीना चल रहा है। ध्यान देना, अभी के समय ना पूरी मार्केट की दशा बहुत अस्त व्यस्त है। बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है, बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है, सेल्स नहीं हो रहे हैं, सबको नुकसान हो रहा है। क्या पता आपके पापा भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो आजकल पापा काफ़ी उखड़े उखड़े से होंगे, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा भाई, हर बिजनेसमैन परेशान है। क्यों? क्योंकि इस समय बैंक आसानी से लोन नहीं दे रही है। अगर बैंक आसानी से पैसा का फ्लो जो होता है मार्केट में अगर बढ़ा दे, ओके, आगे चल के आप रेपो रेट वगैरह पढ़ोगे तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन बैंक अगर अपने जो आउटफ्लो होता है पैसे की फ्लो को बढ़ा दे, मार्केट में पंप करने लगे, तो क्या हो जाएगा, बिजनेसेस के बाद पैसे आएंगे, जिससे बिजनेसेस प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और अल्टीमेटली लोगों की हायरिंग चालू होगी, लोगों को सैलरी मिलना स्टार्ट होगा, लोगों के पास पैसा आएगा,
बिजनेसमैन भी खर्चना स्टार्ट करेंगे वेरियस चीज़ों पे, तो मार्केट में पैसा आता है, फिर धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे चलने लगती है। समझ में आया? ओके, आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक बेटा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ये मान लो बैंक है, ठीक है, ये क्या है? बैंक है, ध्यान देना, और ये मिस्टर ए है। अब इनके पास क्या है? इनकी मम्मी ने इनको क्या की? 100 रुपये दे दिया मिस्टर ए को। अभी बेचारे बहुत खुश हैं। अब ये सोच रहे हैं कि पैसों को अगर मैं सेव करके रख लूँ, घर में गुल्लक में डाल दूँ, तो 100 का 100 रहेगा, लेकिन अगर इसको मैं बैंक में डाल देता हूँ तो भाई ये 100 का 102 रुपये, 103 रुपये कुछ तो होगा, 1-2 रुपये बढ़ेंगे ना, राइट? तब ये बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि मेरे पास 100 रुपये है, क्या तुम इसको 102 रुपया कर सकते हो? तो बैंक बोलता है नो डाउट, आई एम हियर, वाइफ हियर, ठीक है। बैंक बोलता है एक काम करो, आप सेविंग बैंक अकाउंट खोल लो, ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट खोल लो, ओके, सेविंग बैंक अकाउंट खोल लो और यहाँ पे आप अपने 100 रुपये को डिपॉजिट कर दो। इस पर हम लोग क्या करेंगे? आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे, ओके। तो ये जो पैसा ना बैंक ने एक्चुअली मिस्टर ए से लिया ना, दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिपॉजिट्स बोलते हैं। यानी बैंक क्या करती है? पब्लिक से पैसा लेती है, फिर उनको आगे बिजनेसेस को लोन के तौर पे देती है, और वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ मनी। जैसे कि अभी कुछ देर पहले ये एग्जांपल लिया ना, बैंक ऑफ बड़ौदा से दिल्ली में मेरे बेसिकली मेरा बार बार निकल रहा है, वेदत के अकाउंट में एसबीआई मान लो इन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हो अपने पेटीएम फ़ोन पे से। अब देखो को पेटीएम फ़ोन पे क्या होता है? आपके बेसिकली वो बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं, और बेसिकली जो पैसा ट्रांसफर करता है वो बैंक अकाउंट ही करता है, ओके। इन्वेस्टमेंट एंड सेफ कस्टडी, आपको इन्वेस्टमेंट की सुविधा मिलती है बैंक में, ऊपर अभी बताया एफडी वगैरह कराते हैं हम लोग। सेफ स्टडी भी देता है, जैसे कि सेफ कस्टडी भी का भी आपको हेल्प मिलता है कि कुछ चीज़ें आपके हैं, जैसे पेपर्स होते हैं, कई बार घर के पेपर, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो बैंक में सेफ, जो उनका लॉकर होता है उसमें रखा जाता है, लोग रखते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है। बैंक हेल्प करता है मोबिलाइज करने में सेविंग्स को, मतलब लोगों की जो सेविंग्स है, मान लो मिस्टर ए का ये 100 रुपये है, इनको क्या करेगा? बैंक लेगा तो अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि बिजनेसेस को देगा लोन के तौर पे, जिससे क्या होगा? वो पैसा बिजनेस को मिलेगा, और बिजनेस उससे फिर चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी और उसको सेल करेगी, और फर्दर उससे पैसा कमाएगी, और फिर बैंक को इंटरेस्ट भी पे करेगी, बिजनेस भी खुद ग्रो होगी, और मिस्टर ए को भी बाद में उसका कुछ एक हिस्सा इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। समझ में आया? ये चैनलाइज करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के तरफ पैसा को, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं ट्रेड को, कॉमर्स को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं ट्रेड को, कॉमर्स को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। क्या ये बात समझ में आया? ओके। अब कुछ ऐसे डेफिनेशन है जिसको आप याद कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाला डेफिनेशन को याद करें, काफ़ी पॉपुलर डेफिनेशन है, ठीक है। द बैंकर्स बिजनेस इज टू टेक द डेट of other people to offer his own in exchange and thereby create a money। मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये उधार लेते हैं, डेट लेते हैं आपसे, पैसा आपका जो ले रहे हैं, आपको बोलते रहे कि मिस्टर ए से बैंक ने क्या किया? पैसा लिया, तो उधारी हुई ना बैंक के लिए ये, ओके। और ये फिर ऑफर करते हैं दूसरों को एक्सचेंज में, उनको भी डेट के तौर पे देते हैं, और फिर वो डेट से डेट लेके पैसा कमाते हैं। मतलब मान लो एग्जांपल के लिए अभी कुछ देर पहले मैंने जैसे एक सिनेरियो बताया आपको कि मान लो कि ये क्या है? मिस्टर ए है, ध्यान देना, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और मान लो ये मिस्टर जेड है। अब मिस्टर ए क्या करते हैं? जा करके बैंक में लेट से 10,000 रुपीज़ को डिपॉजिट करवा देते हैं, ध्यान देना, ओके। अब बैंक इस 10,000 पे बोलती है कि मैं आपको क्या करूँगा? 5% का इंटरेस्ट पे करूँगा। मिस्टर ए भाई बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर जेड बेचारे बहुत उदास हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि इनको बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। अब ये बेचारे उदास होकर के बैठे हुए थे, तब तक ये एसबीआई वालों ने देख लिया, बोला कि क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमको बिजनेस ही तो करना है, एक काम करो, मेरे पास 10,000 है, तुम 10,000 मेरे से ले लो। अब बेचारे ये तो बहुत खुश हो गए, एकदम दांत दिखा रहे, इतने बड़े बड़े देखो राक्षस जैसे दांत हो गए इनके। तो एसबीआई वाले बोले कि भाई इतना मत खुश हो। तो बोला क्या हुआ? बोला एक काम कर, तो पैसा तो तू हमसे ले रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बदले में तू क्या करेगा? मेरे को 10% इंटरेस्ट पे करेगा। अब मिस्टर जेड जो है, मिस्टर जी जो हैं, वो सोचते हैं भाई ये तो लेने के देने पड़ गए, मतलब कि 10,000 दे तो रहे हो, लेकिन बदले में 10% इंटरेस्ट भी तो चार्ज कर रहे हो, तो आप ये क्या करें? सोच विचार किया, ओके।
इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया, फिर बोलते हैं ओके बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस तो करना ही है, तो इन्होंने बोला ओके ओके। और इन्होंने 10,000 रुपये का बिजनेस में डाला। अब बिजनेस से, अब इन्होंने जब 10,000 बिजनेस में डाला तो एक बिजनेस खोला यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना, इन्होंने एक बिजनेस खोला। अब बिजनेस खोला, अब भाई 10,000 का कोई गुड्स बनाया, लेट से कोई गुड्स बनाया यहाँ पे, ओके। अब ये जब 10,000 का गुड्स बनाया इन्होंने, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये 10,000 के गुड्स को इन्होंने क्या किया, 12,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब 12,000 में जब इन्होंने बेचा, तो अब देखो यहाँ पे लॉजिक समझना, हम लोग पढ़ते हैं ना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, समझ में आया ना। यानी कि कॉस्ट इनकी कितनी थी, 10,000 रुपये थी, प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 हुआ, इन्होंने बेचा कुल कितना में, 12,000 रुपये में। क्या ये बात समझ में आया। अब ये सोचेंगे मिस्टर जेड कि भाई देखो 10,000 तो हमने लिया है, प्लस 10% हमें क्या करना है, इंटरेस्ट देना है, यानी कि 11,000 रुपये हमें क्या करना है, बैंक को पे करना है। अब ये क्या करेंगे, बैंक को बेसिकली SBI को पे कर देंगे 11,000 रुपये। अब SBI के पास क्या हुआ, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया बेटा, 10,000 तो इनका भी तो कैपिटल ही था ये। तब ये 1,000 में क्या करेंगे, इनको 5% देना है, यानी कि ए को कितना मिलना चाहिए, 10,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करते हो तो आपके पास कितना आता है, 500 आता है। यानी कि अब इस 1,000 रुपये में से SBI क्या करेगा, इन मिस्टर ए को 500 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ दे देगा, जिससे मिस्टर ए भी खुश हैं, SBI भी खुश है, ठीक है ना। उसके बाद आपके मिस्टर जेड भी खुश है, और इनका बिजनेस चल पड़ा है भाई साहब, क्योंकि ये 2,000 की प्रॉफिट में 1,000 इनका मानते हैं कम हो गया, लेकिन स्टिल इनको 1,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, ये बिजनेस में कैपिटल लग चुकी है, मस्त अपना चला रहे हैं बिजनेस को। अब ये बिजनेस मार्केट में आ गया, तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे इंप्लॉयज़ को भी हायर करेंगे आगे चल के, जिससे क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। प्लस अब मिस्टर ए है, मार्केट में जा रहे हैं, लेट से कि कुछ वही गुड्स की ज़रूरत है जो मिस्टर जेड बना रहे हैं, तो इन्होंने इनसे भी बाय कर लिया। मतलब देखो एक तरीके से इकोनॉमी आपस में सर्कल होकर चल रही है। बोलते हैं ना वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल, दुनिया गोल है, तो इसी वजह से दुनिया गोल है, आपस में सब कुछ कनेक्टेड है। क्या ये आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज ये वन शॉट है, तो मेरे हिसाब से इतना समझाना मोर देन सफिशिएंट होगा। रेगुलर क्लास में तो बहुत डिटेल में अपन समझते हैं, ठीक है। खैर जितना हुआ मैंने आपको समझा दिया, चलो आगे बढ़े। आप ध्यान देना, टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक के कितने टाइप्स होते हैं, तो ध्यान देना, एक सेंट्रल बैंक होता है और दूसरा बेटा होता है हमारा कॉमर्शियल बैंक। उसके अलावा भी अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं, बट मेजरली ये दो टाइप के बैंक होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो हमारा होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक एपेक्स बॉडी होती है। एपेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, टॉप, सबसे ऊंचा, इनसे ऊंचा कोई नहीं है देश के अंदर। एक देश में सबसे बड़ी जो बैंक होती है, सबसे ऊंचा बैंक होती है, वो होती है सेंट्रल बैंक उस देश का। जैसे हमारे देश में जो सेंट्रल बैंक है बेटा, उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। वैसे ही आप देखोगे अमेरिका में तो फेडरल रिजर्व बैंक है, ओके। यूके में वहाँ की रिस्पेक्टिव बैंक है। तो हर जगह देखोगे, नेपाल में नेपाल राष्ट्र बैंक है। तो हर जगह अपने अपने एक नेशनल सेंट्रल बैंक होते हैं जो सबसे ऊपर होते हैं, और ये बैंकर टू द बैंक्स होते हैं। मतलब ध्यान देना, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं कंट्री के, जो मैनेज करते हैं नेशंस करेंसी, मतलब देश का पैसा ये क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। देश में मनी सप्लाई कैसे होगी, ये इसको मैनेज करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, ये इसको मैनेज करती है, ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं पूरे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को। ये ऑल्सो इशूड द करेंसी नोट, ये करेंसी नोट को इशू करते हैं। ये मैनेज करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, ठीक है ना। ये एक्ट करते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड इंश्योर करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और ये बैंकर्स बैंक भी होते हैं। क्या होते हैं, बैंकर्स, लिख लो यहाँ पे, ये क्या होते हैं, बैंकर्स बैंक भी होते हैं, ओके। अब एक एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ओके। ध्यान दो, पहले तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेज करते हैं नेशन करेंसी, मतलब देश की पैसे को यही होल्ड करते हैं। जैसे देखोगे हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे पास तो क्रोम तो खुला ही नहीं है, एक मिनट रुको। अगर मैं इसको, अरे भाई रुक जा, ओके। अगर मैं आपको पैसा दिखाऊं, 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, अगर मैं सर्च करूं आपको और सामने दिखाऊं, तो ये देखो 10 का नोट है आपके सामने, ओपन हो गया। ये देखो क्या लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पैसे को करता है कहीं ना कहीं, देखो, गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहीं ना कहीं पैसे को मैनेज करने का काम करता है,
ठीक है ना। ये मैनेज करता है कि मार्केट में कौन सा पैसा निकलेगा, कौन सा जाएगा। जैसे रिसेंटली देखो 2000 के नोट जो है मार्केट में आना बंद हो गए। ये कौन गायब किया? आरबीआई ने गायब किया ना। मतलब आरबीआई ने जितना 2000 का नोट आरबीआई के पास पहुंचता गया, उन्होंने बैंक को निर्देश दे दिए कि भाई साहब बैंक वाले, जो भी 2000 का नोट आएगा आप लोग मार्केट में वापस किसी को नहीं देंगे, बल्कि आप हमें यहाँ पे जमा कर देंगे, जिससे क्या हो जाए, एक समय पे मार्केट से 2000 का नोट खत्म हो जाए। ठीक है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या होता है कि मार्केट में कितना पैसा जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, बैंक कितना आसानी से किसी को लोन देगा और कितने आसानी से लोन नहीं देगा, ये सारे आरबीआई डिसाइड करती है। मतलब सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। मान लो कि एसबीआई जो है, अभी ऊपर मैंने एग्जांपल जो लिया बेटा है, याद रखना, इसी एग्जांपल में मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो मैंने एसबीआई का एग्जांपल लिया आपके सामने, राइट, एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज कर ले। हाँ, एसबीआई का जब मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला कि एसबीआई ने क्या किया, 5% इंटरेस्ट देने का यहाँ पे बात किया है, और यहाँ पे 10% इंटरेस्ट लेने का बात किया। ये कौन डिसाइड किया? ये कौन बता रहा है? इनको आरबीआई बता रहा है कि भाई देख, इतना इंटरेस्ट तू ले लेना, मिनिमम तेरे को इतना इंटरेस्ट लेना है और इतना इंटरेस्ट देना है। अगर आरबीआई कल होके बोलेगी कि नहीं तू 10% नहीं, तू 15% इंटरेस्ट ले, तो ये एसबीआई बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी, 15% इंटरेस्ट लेगी। क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक है। वहीं आगे देख लो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना, करेंसी, भाई साहब करेंसी के ऊपर देखोगे बैंक का ही नाम रहता है, कहीं ना कहीं करेंसी इशू करने में इनका काम होता है। प्लस फॉरेन एक्सचेंज, जो विदेशी मुद्राएं होती हैं, उनको संभालने का काम करते हैं, और गवर्नमेंट को भी समय समय पर एडवाइस देते हैं। गवर्नमेंट को लोन की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट को लोन देते हैं। और ठीक वैसे ही अगर मान लो स्टेट बैंक को कभी लोन की जरूरत पड़ गई तो वो कहाँ जाएंगे? हमें जरूरत पड़ती है तो हम स्टेट बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जाते हैं। लेकिन जब इनको लोन की जरूरत पड़ती है तो ये सेंट्रल बैंक की तरफ जाते हैं, दैट इज आरबीआई। समझ में आया? सेंट्रल बैंक ये फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी फ्लो करेगा, बेसिकली लोन्स वगैरह मिलने में, पैसा का, मतलब हर एक चीज़ ये डिसाइड करने वाले हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी ना। ये इनकरेज करते हैं ग्रोथ को, मेंटेन करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। किसी भी चीज़ की जो प्राइस स्टेबिलिटी हो, इसको क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो एक चीज़ को समझना कैसे प्राइस स्टेबिलिटी होती है, इसी पे समझाता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे एसबीआई क्या कर रहा था, अरे आना, हाँ देखो एसबीआई क्या किया। एसबीआई बेटा देखो, जितना ज़्यादा महंगा लोन देगा ना, उतना इनकी कॉस्ट बढ़ेगी। मान लो 12,000 का जो सेल हुआ था, उतना इनकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन क्या करेगा, या तो कम लोन लेगा क्योंकि महंगा है लोन, या फिर महंगे पे बेचेगा। हो सकता है 13,000 पे आप गुड्स को बेचे अपने। जब 13,000 का बेचेगा तो मार्केट में जो लोग हैं उनको भी चीज़ें महंगी मिलेंगी नहीं, इसलिए क्या करेंगे, लोग कम चीज़ें खरीदेंगे। और जब कम खरीदेंगे मतलब मार्केट में सेल्स कम होगी। और जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेटा, उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में काम आता है। ओके, अब मैं बहुत डिटेल में अगर पढ़ाऊंगा तो इसको 1 घंटे लग जाएंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, आई होप आप समझ पाओगे मेरी मजबूरी को, राइट। बट हाँ, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है। अपने जो रेगुलर टीचर्स है या फिर मेरे से रेगुलर क्लास में कर रहे हो तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा। ओके, तुम यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। जो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है तो तुम्हारा एग्जाम लायक तो काम यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्राइस है उसको स्टेबल करने के लिए आरबीआई ही काम करती है। बेसिकली आरबीआई का मतलब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक। ओके, चलो, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब समझते हैं अच्छे से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, और आरबीआई इज ऑल्सो अ सेंट्रल बैंक। बेसिकली आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों का मतलब मैं समझाना चाहूँगा, ध्यान देना। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए मैं आपको पहले लेके चलना पड़ेगा मेरे को फिर से सर्च पे। ओके, अगर मैं आपके इंटरनेट पे अगर सर्च करूँ CENTRAL सेंट्रल, ओके, बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं सर्च करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट होगा कि अगर मैं रियल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर्च अगर मैं करता हूँ तो मेरे सामने देखो यहाँ पे कहाँ गया यार, ये नहीं। चलो यहाँ पे एक्चुअली मैं डायरेक्ट आरबीआई देख लेता हूँ। ट्रेंड तो गूगल को भी बेचारा ये भी कंफ्यूज है, सर्च इंजन भी मेरा कंफ्यूज है। कोई ना, अगर मैं इसके इमेज पे जाऊँ यहाँ पे भी मिल जाएगा मेरे को। वाह, सो कूल यार, ये सेंट्रल बैंक है। बिंग आई तो मचा दिया। बस 1 मिनट, ठीक है। सेंट्रल, ओके,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं सर्च करता हूँ और यहाँ मैं इमेज पे जाता हूँ तो भूल जाओ, नहीं मिल रहा, कोई ना, चलो आरबीआई देख लेते हैं। आरबीआई, अब ध्यान देना, ये जो आरबीआई है ना बेटा, ये लोगो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक्चुअली में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, लेकिन हमारे देश में एक और बैंक है जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसका लोगो देखो ये है, क्या लिखा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बैंक को, ठीक है, इस बैंक से कंफ्यूज मत करना, जस्ट लाइक डैट। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, आई थिंक इसका स्पेलिंग विन, अच्छा ये दिखा, जैसे तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ये देखो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना, इनकी शक्ल को देखो, योगी आदित्यनाथ जी हैं ना। अब तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, आई थिंक स्पेलिंग मेरा गलत है, और ये बंदे को देखो, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ योगी आदित्यनाथ। देखो यहाँ पे सेम सेम बट डिफरेंट है ना, फ़र्क है ना। अगर मैं बोलूँ यूपी का सीएम कौन है, तो ये बंदा है, ना कि ये बंदा, ये हॉलीवुड का एक्टर है। ओके, ये बंदा पूरे ज़िंदगी कवारा है, और ये ना जाना, खैर छोड़ दो, इनके बारे में बात नहीं करते अपन। तो ये समझ में आया, जो फ़र्क इनमें और इनमें है ना, वही फ़र्क बेटा, वही फ़र्क, अरे कहाँ गया यार, परेशानी कर दो मेरे को। ओके, वही फ़र्क बेटा, ओ माय गॉड, एकदम इम्तिहान ले लेंगे ये। हाँ, वही फ़र्क इस बैंक में और तुम्हारे इस वाले बैंक में है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ आपको, कि अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, यहाँ पे खुल जा, छोड़ो जो भी है। ओके, अगर इसकी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे ले लूँ तुम्हारे सामने, बगल में अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि ये वाला बैंक यहाँ पे आ गया और ये वाला बैंक आ गया यहाँ पे, अच्छे से याद रहेगा। अगली बार मैं इसको नोट्स में भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट कर दूँगा, कोशिश करूँगा सो डैट कि नोट्स में ही रहे तो बेटर होगा। ओके, ये वाला इसको छोटा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, एक मिनट। ओके, ध्यान देना, ये बैंक और ये बैंक, असली वाला जो बोलते हैं ना, रियल सेंट्रल बैंक कौन है, रियल सेंट्रल बैंक हमारा कौन है बेटा, अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये है, ये मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है। इन दोनों में वही डिफरेंस है बेटा जो इस महापुरुष में, ठीक है, जो इस महापुरुष में और इस महापुरुष में है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मैं इन दोनों के भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देना चाहूँगा सो डैट कि अगले एडिशन में ये आ जाए यहाँ पे। ओके, ये हो गए, और ठीक है, ओके, राइट फ्लिप फ़ोटो रहता तो ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। चलो कोई ना, देख लेते हैं, यही फ़ोटो डाल लेते हैं। ओके ओके, ये फ़ोटो ज़्यादा बेहतर है। ओके, डन, मिल गया। ओके, ये दो कंपैरिजन कर लो यहाँ पे, तुम लोग अगर कंपेयर करोगे यहाँ पे अच्छे से, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ज़िंदगी इसमें उनकी बीत जाती है, 9, 10, 11, 12 कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे, कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये कौन है, ये असली वाले हैं, रियल है, ये रियल है, और ये भी रियल है, ऐसा नहीं है नकली है, बट हाँ ये नहीं है, ये भाई साहब ये नहीं है, समझ में आया। तो ये सेंट्रल बैंक मीन्स है, ये क्या है बेटा, तुम्हारा कॉमर्शियल बैंक है। ओके, बेसिकली क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, बट ये तुम्हारा रियल वाला मतलब सेंट्रल बैंक है, ये एक्चुअली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है असल में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों चीज़ में सिमिलर दिख रहा है बट डिफरेंट है। ओके, चलो, टाइम लग गया मेरे को थोड़ा सा, बट हाँ समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है। इस बैंक की डेट, इस पे एमसीक्यू पूछी जाती है बेटा, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, इसकी मुंबई में है। ये रेगुलेट करता है बेटा बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। मतलब एक तरीके से इन दोनों में फ़र्क पता है क्या है। ओके, एक फ़र्क ये है कि लेट से कि ये क्या है, पप्पा है, तो ये क्या है, सन है, मतलब ये बच्चा है और ये पप्पा है, समझ में आया।
तो वो वाला डिफरेंस है, क्योंकि ये जो ऑर्डर देगा जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो घटा दो, ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ये तुम्हारे क्या करते हैं, इशू करता है करेंसीज को, मैनेज करता है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी को, जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, सेम चीज़ जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है। अब एक्सचेंज बैंक क्या होता है, एक्सचेंज बैंक वो टाइप का बैंक होता है जो फॉरेन एक्सचेंज भी डील करता है, मतलब विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर वगैरह होता है ना, यूरोज हो गए, तो इसमें ये डील करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं बाय और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज। ये कई ट्रेडर्स जो होते हैं फॉरेन करेंसी को भी बाय और सेलिंग करते हैं, बिल्कुल जैसे स्टॉक्स और शेयर को किया जाता है। ओके, ध्यान देना, ये हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, ये प्रोवाइड कराते हैं रेमिटेंस ऑफ मनी, जैसे कि मान लो कोई बंदा यूएस में काम कर रहा है और वहाँ पे सैलरी अर्न कर रहा है और वो इंडिया का बंदा है और इंडिया में उनके माँ बाप उनके फैमिली इंडिया में रहते हैं, तो वो पैसा इंडिया में वापस कमा करके भेजेगा। जब वो पैसा इंडिया में कमा करके भेज रहा है तो इसको रेमिटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसको भी ये एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, तो एक्सचेंज बैंक बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। जनरली जो हमारे कॉमर्शियल बैंक है ना, ये भी सब चीज़ों में काम करते हैं। ठीक है, अगर साधारण भाषा में बात करें तो एक्सचेंज बैंक क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेस को एक्सचेंज करने में करेंसी। मान लो कि हम हैं, अब हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट में हमारे पास यूएस डॉलर में मेरी कमाई हो रही है, बट इंडिया में यूएस डॉलर तो नहीं चलता ना, यहाँ पे तो वो गांधी जी चलते हैं। तो अब गांधी जी कहाँ से मिलेंगे, हमें इस बैंक से ही कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ओके, इस बात को ध्यान रखना। जैसे अब देखो, इंडिया करेंसी से मैं इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकता, वहाँ पर मुझे यूएस डॉलर चाहिए होंगे, बट इंडिया के अंदर अगर मेरे को ट्रेड करना है तो मेरे को इंडियन करेंसी चाहिए होगा, तो वो मेरे को ये हेल्प करता है एक्सचेंज बैंक। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली डील करते हैं, रेमिटेंस ऑफ मनी बिटवीन द कंट्रीज को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं, ये फाइनेंस करते हैं फॉरेन ट्रेड को, डिस्काउंट करते हैं फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को, और असिस्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन में। मान लो कि मुझे देश के बाहर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी क्या है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, आजकल देखो सब कोई ना, ये जो कंपनियां हैं बेटा, जो बेसिकली जो कॉमर्शियल बैंक है, ये सारे काम खुद भी कर लेते हैं। एसबीआई भी ये सब फॉरेन वाला काम कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सेविंग बैंक भी देखते, सेविंग अकाउंट भी देखता है, करंट अकाउंट भी देखता है, बाकी जो अदर फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज है, वो भी प्रोवाइड कराता है। तो उसमें ये एक्सचेंज बैंक वाला भी काम वो करके देता है। वो डीमेट बैंक अकाउंट भी खोलने में आपका हेल्प करता है। जनरली बैंक इसलिए ये सब काम को करती है क्योंकि उनको पता है जितना ज़्यादा हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे अपने क्लाइंट को, उतना ज़्यादा क्लाइंट आपके पास रहेगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, जितना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कराओगे तो आप ही उस क्लाइंट से उतना कमा सकते हो ना, तो सब कोई अपने स्कोप को बढ़ाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, ये भी क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म लोन देता है। मीडियम मतलब वही 1-2 साल से 5 साल के, 1 से 5 साल के बीच में जो लोन होती है उसको मीडियम टर्म लोन बोलते हैं बेटा। जो 1 साल के कम वाली लोन होती है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और जो 5 साल के ऊपर चली जाती है लोन उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करता है सेटिंग ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री, नया इंडस्ट्री फैक्ट्री लगाना है, या फिर पुरानी फैक्ट्री है नया फैक्ट्री बढ़ाना है, नया ब्रांच खोलना है। ठीक है ना, फिर एग्जिस्टिंग फैक्ट्री आप उसको शिफ्ट करना चाहते हो कोई और जगह पे तो उसके खर्चे लगते हैं। ठीक है, या फिर फैक्ट्री खत्म हो रहा है उसको रिवाइव करना है, एकदम डूब रहा है उसको फिर से बचाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो ये सारे काम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं, फंड्स को दे करके करते हैं। इनका भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है, लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म्स लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मशीनरी बड़ा बाय करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही है, या बड़ा किसी गांव वगैरह में सड़क बनाना है, ये सब चीज़ों में भी ये लोग क्या करते हैं, फंड करते हैं। या बड़ी बिजनेसेस है, बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बन रही है, जैसे एक कंपनी है DLF। ठीक है ना, DLF कंपनी है, ये क्या करती है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाती है फिर उसके फ्लैट्स को बेचती है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी ये फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे जितने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के काम होते हैं उसके लिए ये पैसा प्रोवाइड कराते हैं। ओके, ये प्रमोट करते हैं नए इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्ट करने में नया इंडस्ट्री, और ये फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, उनको एडवाइस भी देते हैं कि आपको ये काम करने से अच्छा होगा, जब मतलब बोलते हैं कंसल्टेंसी। ओके, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है तो उसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में आपकी हेल्प करेंगे। बेसिकली आपको पैसा देंगे लोन के तौर पे, जिससे आप नए टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स को, नए मशीनरी को खरीद सकते हो, जिससे आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, जिससे आपकी बोलते हैं ना इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी भी क्या होती है, बढ़ती है। ओके, आगे बात करते हैं, ये असिस्ट करता है सिक इंडस्ट्री। सिक इंडस्ट्री मतलब वो जो इंडस्ट्री बेचारा डूब रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, तो उसको पैसा देती है कि भाई एक काम कर, अपना बिजनेसेस को अच्छा कर ले, जिससे तू भी आगे रिवाइव हो पाएगा। और ऐसा क्यों करते हैं, देखो कभी भी एक बंदा, याद रखना, कभी भी एक बंदा जब नौकरी करता है ना, ओके, एक बात बस समझना, इस चीज़ का लॉजिक तुमको समझ में आएगा। मान लो
ये क्या है, मिस्टर एक्स है। अब ये क्या कर रहे हैं ना, एक रिलायंस कंपनी है, ठीक है, रिलायंस लिमिटेड में क्या कर रहे हैं, ये जॉब कर रहे हैं। इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें ये क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ओके, ध्यान देना। अब इनको जॉब कर रहे हैं तो पर मंथ क्या होता है, 30,000 रुपीज़ इनको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। क्या मिलती है बेटा, 30,000 की इनको सैलरी मिलती है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, घबराना मत, आराम से समझो, घाई नहीं करना है अपने को। जब ये ना जॉब करते हैं ना, तो इनका घर भी इसी कंपनी पे डिपेंड करता है, रिलायंस पे। अगर बेटा रिलायंस लॉस हो जाए तो कहीं ना कहीं इनकी जॉब भी तो ख़त्म हो जाएगी ना, तो इनका जो 30,000 पर मंथ मिलता था वो भी तो तबाह हो जाएगा, तो भाई साहब रोड पे आ जाएंगे ना ये। अब सोचो, इनके जैसे बहुत सारे लोग, तुमको पता है रिलायंस कंपनी के भीतर 3 लाख से ज़्यादा लोग जॉब कर रहे हैं, और जिनकी एवरेज तनख्वाह 30,000 के आसपास है। मतलब कई की कम भी है, ज़्यादा, अभी एवरेज में बात कर रहा हूँ, 30-35 हज़ार के आसपास है। सोचो 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। सोचो अगर रिलायंस कंपनी डूबेगी तो 3 लाख घर तबाह हो जाएंगे, 3 लाख लोगों की जॉब चली जाएगी। अब सोचो, एक 3 लाख लोग काम कर रहे हैं, अगर मान लेते कि एक बंदा फैमिली का हेड है जो जॉब कर रहा है, तो इसकी वाइफ भी होगी एक, इसके 2 बच्चे भी होंगे, मतलब 3 लाख को 4 से एवरेज मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे पास 12 लाख लोगों का रोज़गार छीन जाएगा। 12 लाख लोग अपने खाने के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए रिलायंस कंपनी पे डिपेंड करते हैं। सोचो बिज़नेस कितनी बड़ी चीज़ होती है। समझ में आया? आई नो कि कई लोग जॉब करते हैं तो कई बार वो कंपनी को कोसते रहते हैं कि कंपनी हमें सैलरी नहीं दे रही, सैलरी नहीं दे रही। तो डिज़र्व सिस्टम भी तो होता है ना बेटा। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप उतने लायक ही नहीं हो तो कोई आपको फ्री में थोड़ी पैसा देगा। लाइफ में कोई भी फ्री में पैसा नहीं देता है आपको, इस बात को समझो। ओके, पैसा कमाने के लिए बोलते हैं ना, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जी जान लगा के पढ़ाता हूँ, तब मुझे पैसे मिलते हैं, अदरवाइज़ मुझे पैसा नहीं मिलेगा, फीस नहीं मिलेगी। आपके पेरेंट्स जब काम करते होंगे, चाहे वो बिज़नेस करे, जॉब करे, वो दिन रात लगन से काम करते होंगे, तब उनको पैसा मिलता है। आसान नहीं है पैसा कमाना, समझे? तो ये कहीं ना कहीं एक बिज़नेस को कहीं ना कहीं डूबेगा तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो बैंक है वो इनको लोन दे के इसको खड़ा करने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट चाहेगी ये कंपनी कभी ना डूबे, क्योंकि भाई 12 लाख लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। समझ में आया? तो इसका पीछे का जो प्रॉब्लम, जो मेजर चीज़ें हैं, आप समझ पा रहे हो। तो सिक इंडस्ट्री का मतलब बेसिकली सिक बोलते हैं ना, बीमार, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए एडवाइजरी सर्विस भी देती है, अपने एक्सपर्ट गाइडेंस देती है, कंपनी को प्रोवाइड कराती है, जिससे कंपनी बेटर डिसीजन ले पाए और फर्दर अच्छे तरीके से फ्लोरिश कर पाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे रखे हैं सर, कौन कौन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक है, जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से। आईसीआईसीआई शॉर्ट फॉर्म है ना बेटा, एक्रोनेम से, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में देखोगे तो इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। आईडीबीआई बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आपको दिखेगा। आईएफसीआई है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान देना, ये जो आईडीबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईएफसीआई बैंक है, ये मेजरली ये दो काफ़ी पॉपुलर बैंक है। आप इन दोनों के बारे में तो पक्का से सुना होगा आपने। और ये लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस भी करते हैं। मतलब इनके पास जाके आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, करेंट अकाउंट खुलवा सकते हो, एक्सचेंज का भी काम करके दे देंगे, सब करेंगे। तो आज के समय में मैक्सिमम बैंक हर एक काम करते हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक बैंक है ना, जैसे सीडबी, एग्जिम बैंक, ये लोग कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक है इंडस्ट्रियल के तौर पे, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, ध्यान देना, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इनके मेंबर के द्वारा चलाए जाते हैं। याद करो क्लास 9 में हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। नहीं याद आ रहा तो जाकर के क्लास 9 के लेक्चर प्लेलिस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला लेक्चर देख लो। आप फास्ट रिवीजन करवाया है मैंने, तुम्हें समझ में आएगी। कभी ये मत समझना सर हम तो क्लास 9 से 10th में आ गए, मुझे 9th वाली चीज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अगर मुझे याद नहीं है तो गलत बात है। अगर आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं आ रहा, तो जाओ, बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर से आप देख सकते हो, आपकी स्टेटस से कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी आप उस लेक्चर को देख लोगे तो। इवन अगर आपने उस लेक्चर को देख लेता, आपकी जो नॉलेज जो भूल चुकी हो, धुंधली पड़ गई, वो वापस रीगेन हो जाएगी। ओके, कभी भी नॉलेज लेते वक्त ये मत समझना कि ये ख़राब है। तुमको पता है जो तुम 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो ना, ये तुम 11th 12th में फिर से पढ़ोगे डिफरेंट फॉर्म में। बिजनेस स्टडी में फिर से आएंगे, बीकॉम में तुम फिर से पढ़ोगे। क्यों बार बार पढ़ाया जा रहा है? रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं जिन्होंने सिलेबस बनाया उनके दिमाग में ये बात क्लियर है कि बच्चे को ये चीज़ें कन्फर्म पता होनी चाहिए। ओके, अगर अब फिर भी आपको नहीं आता तो सोचो गलती किसकी है, केवल और केवल आपकी है। समझ में आ रहा है? तो ये बात को ध्यान रखना।
हु आर ऑल्सो अ कस्टमर। देखो मेंबर ही इसके कस्टमर होते हैं। मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अमूल का एग्जांपल लिया था ना कि बहुत सारे, जब अब देखोगे जाके लेक्चर तो समझ में आ जाएगा, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, जो पढ़े तो उनको तो कनेक्ट हो रहा होगा कि अमूल क्या हुआ, बहुत सारे जो फार्मर्स थे दूध के, जो डेयरी फार्मर्स थे, उनके पास डेयरी वेस्ट हो जा रही थी, तो उन्होंने एक एक्चुअली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया गया, जिन्होंने इन्होंने ही जितने फार्मर्स थे इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल बन के निकला, जहाँ पे मशीनरी लगी और उस पे बहुत सारे दूध के प्रोडक्ट्स बनाए जाने लगे और लोगों को बेचा जाने लगा, और इस पे जो भी प्रॉफिट होता है इन मेंबर्स में बांटा जाने लगा, जिससे ये जो फार्मर्स थे जिनकी स्थिति काफ़ी बुरी हो गई थी, इनकी स्थिति सही होने लगी, इकोनॉमिकल हेल्प मिला। तो बेसिकली क्या हुआ, इसके मेंबर्स भी फार्मर्स ही थे, ओके, और कहीं ना कहीं और ओनर्स भी फार्मर थे। बिल्कुल वैसे कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, इनके जो मेंबर्स होते हैं बेटा, सारे पैसा इस बैंक में जो कैपिटल होता है, पैसा होता है, ये मेंबर्स ही डालते हैं इस बैंक के अंदर, ठीक है। उसके बाद इस बैंक से ना लोन लेना होता है तो ये मेंबर ही लेते हैं और आउटसाइडर कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो बेसिकली मेंबर ही इस बैंक को चलाते हैं और कस्टमर्स भी यही होते हैं इस बैंक के। इससे क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे का पैसा इकट्ठा करते हैं। मान लो इन सब में से किसी एक को ज़रूरत है लोन की, तो इनको आसानी से लोन मिल जाता है। दूसरे बैंक के पास जाते हो तो आसानी से आपको लोन नहीं मिलता है। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा अगर 4 लोगों ने पैसा जमा किया कोऑपरेटिव बैंक में तो 4 लोगों को इमीडिएट पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा बहुत ही कम रेयर चांस होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो इस केस में एक बंदे को लोन मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, बाकी को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इसको भी एक लोअर इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा बिना बोलते हैं लेस पेपर वर्क में। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ हो जाता है। दिस बैंक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, कहीं ना कहीं कॉपरेशन पे काम करता है, इनका आइडियोलॉजी वही होता है, प्रिंसिपल वही होता है। ये क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल रेट पे अपने मेंबर्स को, ठीक है। स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, सेमी अर्बन एरिया मतलब जो छोटे मोटे शहर हैं ना, उसकी बात हो रही है। देयर मेन गोल इज़ टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, एंड म्यूचुअल हेल्प, आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाए कम्युनिटी, उनका ये मेन गोल होता है। फंक्शंस क्या होता है, ये क्रेडिट अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराते हैं, उनसे डिपॉजिट लेते हैं। ऑब्वियसली बात ये लोग पैसा यहाँ पे देंगे तो डिपॉजिट हुआ ना बेटा। ये प्रमोट करते हैं सेविंग की हैबिट को, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग पैसा यहाँ पे जमा करें तो उनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो इंटरेस्ट के चक्कर में लोग सेविंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेविंग की हैबिट डेवलप होती है। फिर ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोवाइड कराता है बैंकिंग सर्विसेज एज अ लोअर कॉस्ट, बिकॉज क्या होता है कि मेंबर्स के द्वारा ये प्रॉफिट मोटिव काम नहीं करता। बाकी जो कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट मोटिव काम करेंगे, तो ये प्रॉफिट मोटिव काम नहीं करता, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि रिलेटिवली आपको लोअर इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं सेविंग बैंक, ठीक है। सेविंग बैंक क्या होता है, सेविंग बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इनकरेज करते हैं लोगों को कि छोटे मोटे पैसा को आप हमारे पास क्या कीजिए, सेव कीजिए, जिससे आपको उस पर इंटरेस्ट मिले और आपको सेविंग की हैबिट भी डेवलप हो पाए, आपका वेल्थ क्रिएट हो पाए। इनका मेन पर्पस होता है लोगों के अंदर सेविंग की भावनाओं को उत्पन्न करना, ठीक है, उनके पैसों को सेव कस्टडी में रखना, ओके। फंक्शन क्या होता है बेटा, स्मॉल डिपॉजिट, मतलब 100, 200, 1000, 500 ऐसे पैसा कलेक्ट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट देते हैं डिपॉजिट्स पे, ठीक है। सेफ कस्टडी भी हो जाता है, उनका पैसा एक बैंक में पड़ा है तो सेफ्टी भी रहती है। ये इनकरेज करता है सेविंग हैबिट को, और क्या करता है, ये विड्रॉल, जब ज़रूरत पड़े तो आप पैसा बैंक से निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शंस है, बेसिक फंक्शंस है जो हम लोग ऊपर से अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया। आगे बात करते हैं इंडिजीनियस बैंक क्या होते हैं। ध्यान देना, ये ट्रेडिशनल प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं। मतलब पुराने ज़माने में मुनीम जी, अगर पुराने बॉलीवुड मूवी देखे तो मुनीम जी होते हैं, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा इंडिजीनियस बैंक होते थे, पुराने मनी लेंडर्स होते हैं जो लोकल एरिया में ऑपरेट करते हैं, और ये ट्रेडर्स, फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस को वहाँ पे लोन देते हैं बिना किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के, ठीक है ना। ये ओल्ड सिस्टम ऑफ बैंकिंग होता है। ये रूरल एरिया और सेमी अर्बन एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया के, ओके। ये लोकल लोगों को हेल्प करते हैं क्योंकि ये लोग आपस में पर्सनली जानते हैं एक दूसरे को, तो लोन दे देते हैं। ये लोकल ट्रेड कॉमर्स को हेल्प करते हैं, डिपॉजिट देते हैं, सिंपल लोन प्रोसीजर होता है इनका, प्रोवाइड कराते हैं क्रेडिट इन रिमोट एरियाज। आई होप आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को हम लोग एग्जिम बैंक भी बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इंटरनेशनल बिजनेसेस करनी, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, तो उसके लिए लोन देना, उसके लिए गारंटर के तौर पर काम करना, एडवाइजरी सर्विसेज देना फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए, तो ये सारे काम ये करते हैं,
ठीक है ना। अब सेम वही चीज़ फंक्शंस में है, एडवाइजरी देंगे, क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी के तौर पे काम करते हैं, गारंटोर बनते हैं, ये प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, असेसिंग करते हैं एक्सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, प्रोवाइड कराते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस को, ठीक है। तो वही बेसिक चीज़ जो डेफिनेशन में लिखा है वही इसके फंक्शंस में लिख दिया। याद रखना बच्चा, फंक्शंस का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स भी, नेचर भी सारे आ जाते हैं। तो आपको अगर ये 5 लिख डाला और ये डेफिनेशन लिख डाला एग्जाम में, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा आराम से, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। ओके चलो आगे बात करते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये देखो यहाँ पे लोगो भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है? एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, जो कंट्रोल करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को। कब बना आरबीआई? 1 अप्रैल 1935। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का एक प्रॉपर एक्ट पास हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है ना। उस समय पार्लियामेंट नहीं था बट एक्ट पास हुआ है, और इस एक्ट का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। ये याद रखना, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके जब आप आरबीआई के बारे में लिखोगे, कई बच्चे बोलते हैं सर हम अपने भाषा में लिखे, अपने लैंग्वेज में लिखे तो मार्क्स मिलेगा। बेटा अगर आप भाषा में लिख रहे हो और सेंट्रल बैंक्स, ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, ये एक्ट को अगर मेंशन कर रहे हो, ये बेसिक कीवर्ड्स है तुम्हारे आंसर में। अगर आप मेंशन कर रहे हो तो आपके आंसर सही है। अगर आप इन सब को अपने लैंग्वेज के चक्कर में बोल रहे हो कि ये सब चीज़ों को मैं मेंशन ही नहीं करूँगा, तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, ठीक है। टीचर आपके मार्क्स कट कर सकता है। मैंने जो ये बुक प्रिपेयर किया बेटा, इससे आसान लैंग्वेज तुमको नहीं मिलेगा कहीं, ट्रस्ट में। बहुत ही ज़्यादा आसान, प्रिसाइज, टू द पॉइंट। कितना एग्जाम में लिखना है सर? इतना ही लिखना है सर। अगर हमको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के बारे में पूछेगा तो मुझे ये डेफिनेशन लिखना है और ये मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फंक्शंस लिखने हैं। ये मेरे को इतना लिखूंगा, क्या मेरे को 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा? यस सर मिल जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा के लिख लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 2 लाइन में खींच लेंगे। इतना तो इंग्लिश पढ़ा है ना, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10 के बोर्ड देने वाले हो आप, इतना तो आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेटा इतना तो करना होगा। मतलब इससे इजी डेफिनेशन आई रियली डू नॉट थिंक सो कि आप खुद भी बना सकते हो, बट बना सकते हो तो गो फॉर इट। बट याद रखना ये कीवर्ड्स उसमें होने चाहिए, बिकॉज बिना कीवर्ड्स के आपका आंसर जस्ट लाइक बिना कपड़ों का आदमी नंगा, बिल्कुल यूजलेस। समझ में आया? ऐसा नहीं करना है आपने। ओके आरबीआई रेगुलेट करता है बेटा मनी सप्लाई। देखो बार बार मैंने ये कीवर्ड को रिपीट किया कि कोई बच्चा मेरा बुक को पढ़ रहा है तो ये सब चीज़ें उसको याद हो जाए। मनी सप्लाई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन, सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक्स को, मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स को। तो ये बेटा कीवर्ड्स है। अब इसको क्या चेंज करोगे? मनी सप्लाई को हटा के आप क्या वर्ड यूज़ करोगे? क्योंकि ये अच्छा लैंग्वेज है, यही आपको बोलना होगा। समझ में आया? तो अब इसको भी अपने लैंग्वेज के चक्कर में इसको ऐसी की तैसी नहीं करना बेटा। अपना मनपसंद रेसिपी के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि गाजर के हलवे में तुम नमक डाल के खाना स्टार्ट कर दोगे। ये बताओ, इस बात को समझो। कई बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। मुझे बार बार सेम चीज़ पे मैसेज आता है, लिटरली बार बार, कि सर अपनी लैंग्वेज का मतलब अपने ऐसे लिखा। उनके जब भी डेफिनेशन को देखता हूँ उन्होंने ऐसी की तैसी लिटरली बोलते हैं। 3 इडियट मूवी देखा है, उसमें बोलते हैं ना इन्होंने बलात्कार पे बलात्कार किया। लिटरली तुम लोगों ने डेफिनेशन का बलात्कार कर दिया है। ऐसा नहीं होता है, नहीं करते ऐसा। जो है भाई याद कर ले, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं करेगा तुम अपने बोलते हैं ना एफर्ट को नहीं रोक सकते। पढ़ने के लिए आपको मल्टीपल टाइम रीडिंग चाहिए। आप मल्टीपल टाइम बुक्स को पढ़ोगे तभी ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में छपेंगे। और जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें रिलेटेबल हो जाएंगी, और वही चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी जिसको आप एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आप बुक को ही नहीं पढ़ोगे और जो दिमाग में अनाप शनाप आता है उसको लिख दोगे और उसको नाम दोगे कि हमने अपने लैंग्वेज में लिखा है, हमने अपने तरीके से लिखा है, ये गलत है, ये सही नहीं है। दिस इज़ अ रॉन्ग क्या बोलते प्रैक्टिसेस, रॉन्ग प्रैक्टिस है, नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कुछ डेफिनेशन है, ये आप अपने एंड पे याद करेंगे, मतलब पढ़ लेंगे इसको, एक आध डेफिनेशन याद भी कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या होता है आरबीआई का? बेटा इनका मोनोपोली होता है नोट को इशू करने में। इनके अलावा देश में कोई भी बैंक नोट को इशू नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1 रुपये के नोट और कॉइन, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट कौन इशू करती है बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ, लिख लो यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अभी के समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है।
ये जो निर्मला सीतारमण जी हैं, ओके, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेड है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी भी हेड यही है, ठीक है। ये 2 मिनिस्टर है करेंटली, ओके। आगे बात करते हैं, ये क्या करता है, कस्टडियन है, मतलब रखवाला जिसको बोलते हैं, कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स का। मतलब कॉमर्शियल बैंक, आप अपना पैसा कहाँ जमा करते हो, बैंक के पास, कि बैंक सुरक्षित रखे। लेकिन बैंक बेचारा कहाँ जमा करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो आरबीआई के पास जमा करेगा, ओके। फॉरेन एक्सचेंज कौन सा संभालता है, आरबीआई संभालती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉमर्शियल बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो उस समय वो आरबीआई से पैसा ले सकता है। आपको लोन की जरूरत पड़ी, आप बैंक को याद करोगे, लेकिन बैंक को जब जरूरत पड़ी तो वो किसको याद करेगा, वो आरबीआई को याद करेगा, ठीक है। ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, भाई साहब, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट को ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन हो पाए, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। जस्ट लाइक दैट, ऊपर अभी एसबीआई का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे 10% वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था, लेकिन आरबीआई के कहने पे वो 15% चार्ज कर रहा है। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग लोन कम लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग लोन ज़्यादा लेते हैं। जब लोन ज़्यादा लोगे तो प्रॉब्लम्स भी तुम्हारे पास, कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो लोग खर्चेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोगों के पास प्रॉब्लम क्रिएट होगा, गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा। लेकिन अगर लोगों के पास लोन नहीं मिले, पैसा मार्केट में कम आए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा खर्च कम होगा। जब लोगों के पास पैसा कम खर्च होगा तो अनाप शनाप खर्चे नहीं होंगे, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और जिससे प्रॉब्लम्स कम होंगी। समझ में आया। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कहीं ना कहीं आरबीआई क्या करती है, अलग अलग बैंकों के बीच में क्लियरिंग हाउस फंक्शंस की तरह काम करती है। मतलब मान लो एग्जांपल, ये एचडीएफसी बैंक है, ओके, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आपने क्या किया, 500 रुपये मेरे को पेमेंट कर दिया, 500 रुपीज़। अब क्या हुआ, आपके अकाउंट से 500 माइनस हो गया, मेरे में प्लस हो गया। अब सोचो कितने सारे लोग होंगे जो एचडीएफसी को पेमेंट करते होंगे, जो उनका एसबीआई का अकाउंट है, एचडीएफसी में पेमेंट करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमेशा आपस में पेमेंट नहीं खेलेंगे। ये लोग बोलेंगे काम कर, पूरे महीना के अंत में मिलेंगे, बोलेंगे एक बात बता, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, महीना एग्जाम्पल ले ले, रेगुलर भी होता है ये चीज़ें, ठीक है, क्लियरिंग हाउस से काम करवाते हैं। एचडीएफसी बोलेगा एक बात बता, एसबीआई से एचडीएफसी में आज दिन भर में कितना पेमेंट हुआ, चलो एक रैंडम अमाउंट ले लेते हैं, 10,000 रुपये। लेकिन जब एचडीएफसी से एसबीआई की पेमेंट की बात आई तो पता चल रहा है कि 12,000 रुपये का पेमेंट हुआ है। मतलब डिफरेंस देखोगे केवल 2,000 रुपये का है। तो एक काम करेगा, एचडीएफसी एसबीआई को 2,000 पेमेंट कर देगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो क्लियरिंग हाउस कौन काम किया। आप ये ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 10,000 इसको देगा, फिर 12,000 इसको देगा, कोई मतलब नहीं, भाई 2,000 दे दो, नेट अमाउंट काम हो गया। तो ये इसको क्लियरिंग हाउस का फैसिलिटी कहते हैं, ये भी आरबीआई प्रोवाइड कराता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका रहा, सारे पॉइंट्स आपको माइंड मैप में दिए गए हैं एकदम अच्छे तरीके से। एग्जाम के एक दिन पहले भाई केवल पॉइंट्स को रिवाइज करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सब पंचायत तुमको इसको पढ़ के ही याद आ जाएगा। तुम 2-4 बार बुकों को पढ़ लो नॉर्मल डेज में, एग्जाम के पहले बस इस बुलेट्स को ध्यान रखना, इस माइंड मैप जो भी देख लो, इतना प्यारा प्यारा बनाया यार, इसको देखोगे तुमको मज़ा आ जाएगा, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में हमेशा की तरह, अब तो आदत पड़ गई है भाई, अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं, सर मेरा 95 मार्क्स आया है, 94 मार्क्स आया है, ठीक है। रिसेंटली एक बच्ची बोल रही थी कि 50 मार्क्स का उसका टेस्ट हुआ है एग्ज़ाम में और उसने 48 स्कोर किया है, ठीक है। तो 95%, 96% लाइक अ कॉमन चीज़। अब तो भाई ये बुक इतना तबाही मचा चुकी है कि पूछो मत। कई टीचर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं, विच मैंने सुना है बच्चों के, कई बच्चे मैसेज करते हैं कि हाँ मेरी मैम भी सजेस्ट कर रही हैं ये बुक को देख करके। तो अच्छा लगता है कि नहीं, मेहनत जो किया गया इस बुक पे, वो बोलते ना, वो मेहनत दिख रहा है कि नहीं, उसका रिजल्ट कितना पॉजिटिव है। ओके, बच्चों को बोलते हैं एक वैल्यू ऐड कर पाना, जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो है। चलो, आरबीआई एंड क्रेडिट कंट्रोल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना क्रेडिट बाय अ सेंट्रल बैंक। मतलब अभी जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये प्रॉपरली आया है आपके सामने। मतलब क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है रेगुलेट करना क्रेडिट बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या, यहाँ पे आरबीआई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, आरबीआई की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, आरबीआई की बात हो रही है, ओके। जिससे हम लोग डिज़ायर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाएँ, हम लोग अचीव कर पाएँ, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी, क्रेडिट इन द इकोनॉमी। द आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट, प्रिवेंट एक्सेसिव मनी सप्लाई और प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। मतलब क्या होता है समझो, अच्छे से बताते हैं। 2020 का समय था बेटा, ठीक है। हमारे समय क्या आया, कोविड आ गया, ठीक है, महामारी थी, सभी लोग परेशान हो गए।
लोगों के पास जो पैसा था वो छुपा के रख लिए, क्योंकि भाई साहब मार्केट में दुकान खोलना बंद, नौकरी पे जाना बंद, लोगों के जॉब जाने लग गए, लोगों को पता नहीं था भविष्य में क्या होगा, कोई तुम्हारा वैक्सीन बनेगा नहीं बनेगा, वो जिंदा भी रहेंगे नहीं बनेंगे, कोई रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई पता नहीं था। अक्सर सुनने में आ रहा था कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग पॉजिटिव हो गए, इतने जगह क्या बोलते हैं एरिया को ब्लॉक किया। मुझे याद है कोविड के एरिया में किसी घर में कोविड पॉजिटिव निकल जाता था, आसपास के पूरे एरिया में बैरिगेटिंग कर दी जाती थी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगे, लोगों ने अपने पैसा छुपा के रख लिया। अब मार्केट में पैसा का कमी, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने को, जो बिजनेसेस थे वो डूबने लग गए। अब गवर्नमेंट देख के टेंशन में कि भाई जो हमारा इकोनॉमी है वो तो रुक जाएगा ना, ठहर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, बैंक्स को बोला कि एक काम करो तुम लोग लोन बांटना स्टार्ट करो, इंटरेस्ट रेट एकदम कम कर दो, लोगों के पास पैसा जाना चालू हो, जिससे लोगों के अंदर एटलीस्ट ये एश्योरेंस आ जाए कि हाँ हमारे पास पैसा आ रहा है मार्केट में। अब लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, पैसा जाना अब आना स्टार्ट हुआ तो लोग पैसा खर्चना स्टार्ट किए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, धीरे 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 धीरे। अब मार्केट में जो एकदम पैसा का एकदम सूखा पड़ गया था, लोग पैसा खर्च ही नहीं रहे थे, वो धीरे धीरे खर्चना स्टार्ट किए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इकोनॉमी जो रुकने लगी थी वो स्टार्ट होना, मतलब वो चलना स्टार्ट की, और एक्सपेंशन का मोड आया। और फिर एक समय आया 2023 जो समय आया बेटा, इस समय लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे, हर एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई थी। तो 2024 से क्या किया गवर्नमेंट ने, बेसिकली आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मिड आई थिंक 2024 से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और 25 के समय देखोगे, आज के समय इंटरेस्ट रेट इतनी ज़्यादा हाई हो गई, अब धीरे धीरे कम हो रहा है बट अभी है कंट्रोल में। मार्केट में आज के समय फिर पैसा नहीं है। जो बिजनेसमैन है, अगर आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं बिजनेस वुमेन, उनसे पूछना, मार्केट में इस समय बहुत ही सूखा चल रहा है, हर एक बिजनेसमैन दुखी है। अब आरबीआई क्या कर रही है, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, इनको लोन वगैरह आसानी से मिल पाएगा, जिससे वो बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि बीच में देखोगे बहुत सारे लोगों की जॉब जाने लगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। तो ये कहीं ना कहीं आरबीआई घर बैठे बैठे सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। अगेन इसको मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं मान के चलता हूँ अगर बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है इसको, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको ये चीज़ समझ में ना भी आए। ठीक है, क्योंकि बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मेरे को 1 घंटे के आसपास समय लगता है। ठीक है, तो 1 घंटे का काम बेटा, पूरी वीडियो अगर देखोगे तो ये घंटे की हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, 1 घंटे की मैक्सिमम हो पाती है। तो उसके अंदर बेटा 1 घंटे का काम ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आप खुद रिसर्च करो, या फिर एक काम करो, आरबीआई एंड क्रेडिट कंट्रोल सेम चीज़ को यूट्यूब पर सर्च कर लो, या फिर मुझे कॉमेंट में बताओ। ठीक है, मैं कॉमेंट में केवल इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 10-20 मिनट जो भी लगेगा शॉर्ट फॉर्म में बना दूंगा, या फिर बेटर होगा कि आप यूट्यूब पर जाके सीखो। ठीक है, यूट्यूब पे रिसर्च करो, मतलब सर्च करो, बहुत सारे वीडियोज़ है उसको देख लो। ओके, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओके, वो लोग काफ़ी एनिमेशन से बता देंगे, बट लिटरली जब मैं पढ़ाता हूँ तो प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत ज़्यादा लेता हूँ, जिससे बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जाके एकदम बोलते हैं ना बैठ जाए। तो उसके लिए मेरे पास इतना समय अभी के लिए नहीं है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा माफ़ करना। ओके, आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा क्रेडिट कंट्रोल का, स्टेबलाइज करना जनरल प्राइसिंग लेवल्स को। ठीक है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल करके रखना, मेंटेन करना हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म ना होने लगे। ठीक है, ग्रोथ को इंश्योर करना, एलिमिनेट करना कोई भी ऐसी फ्लक्चुएशंस आती है। ठीक है, जैसे लोगों को जॉब वगैरह जा रही है, प्रॉब्लम जा रही है, जो अभी बात मैंने बताया। ओके, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, ज़्यादा हो बोलते हैं, कोई चीज़ें ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत। जस्ट लाइक अ नमक, लाइक सॉल्ट इन योर वेजिटेबल, सब्जी खाते हो ना, उसके अंदर सॉल्ट जो होता है ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो भी दिक्कत। तो ये चीज़ है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है। इसके अंदर एसएलआर का कॉन्सेप्ट आता है, ओके, सीआरआर का कॉन्सेप्ट आता है, ओके, बैंक के इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट आता है। इसको है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। देखो एसएलआर सीआरआर है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा पढ़ाते वक्त। ठीक है, अब देखो मेथड्स क्या क्या होते हैं जिससे आरबीआई कंट्रोल करती है। अभी तो समझ में आया सर, कंट्रोल तो करती है, बट बेटा मेथड कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान रखना, पहला है हमारा बैंक रेट पॉलिसी। ओके, अब यहाँ पे मैंने शायद एक मिनट रुक जाओ। क्वालिटेटिव मेथड के अंदर क्या आता है, बैंक रेट पॉलिसी आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ जाते हैं, सीआरआर आ जाते हैं जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं एसएलआर को, और वहीं क्वालिटेटिव में आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है, क्रेडिट रेशनिंग आता है, मोरल सॉल्यूशन आता है, और पब्लिसिटी आती है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं जितना हो पाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। पहला बैंक रेट, यहाँ पे आपको एक्चुअली यहाँ पे 1 नंबर एक हेडिंग देना चाहिए था,
क्वालिटेटिव मेथड्स, अब इसके अंडर में ही आ रहा है। पहले देखो बैंक पॉलिसी क्या होता है, बैंक रेट पॉलिसी। ये रेट होता है जिस पे आरबीआई री डिस्काउंट करती है फर्स्ट क्लास ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज़ जो होती है ना बेटा, कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखती है, तो उनके सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट करती है। ओके, तो ये एक्चुअली क्या होता है, बैंक रेट अगर बढ़ जाएगी तो डिस्काउंट में बोलते हैं ना, एग्जांपल के लिए ले लो अच्छा डिस्काउंटिंग क्या होता है। ओके, चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल लेते हैं। व्हेन आरबीआई वांट टू रिड्यूस क्रेडिट इन द मार्केट, अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में क्रेडिट को घटाना है तो ये रेट बढ़ा देगी बैंक रेट को। ये दिस मेक बॉरोवर कॉस्टियर फॉर द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, आप बैंक से पैसा नहीं ले पाओगे और ये रिड्यूस कर देगा फ्लो ऑफ क्रेडिट को, ठीक है। कॉन्वर्सली इफ द आरबीआई वांट टू एक्सपैंड क्रेडिट लोअर द बैंक रेट, मतलब क्या है, एग्जांपल के लिए ये आरबीआई है, ठीक है, अब ये मान लो एसबीआई है, इसके पास कुछ सिक्योरिटीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये आरबीआई के पास जाएगी, ओके, क्योंकि एसबीआई को लोन देना है, इनके बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पे खड़े हैं, ओके, एसबीआई को लोन देना है, कस्टमर्स यहाँ पे खड़े हैं। अब बोलेगी भाई हमको पैसा देना है इन लोगों को, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है, तुम एक काम करो, इस सिक्योरिटीज़ को अपने पास गिरवी रख लो या इसको डिस्काउंट कर दो और मुझे क्या करो, पैसा दे दो। आरबीआई बोलती है कितने का सिक्योरिटी है, लेट से ये बोलती है कि 1000 रुपये का सिक्योरिटी है। डिस्काउंट का मतलब क्या बेटा, 1000 रुपये का माल लेके कम का सामान देना, ठीक है। जैसे कुरकुरे का पैकेट लेने जाते हो बेटा, एक तरीके से डिस्काउंट ही करवाते हो, मतलब कि 10 रुपये जो आप पे करते हो, क्या कुरकुरे वाला 10 रुपये का कुरकुरे देता है आपको, नहीं देता है। वो कुरकुरे की कॉस्ट 8 रुपये ही पड़ती होगी उस दुकान वाले को, इसमें क्या करता है 2 रुपये का अपना प्रॉफिट बनाता है ना। सोचो यही कुरकुरे, अब आपने 10 रुपये पेमेंट जरूर किया लेकिन उससे प्रोडक्ट 8 रुपये का लिया, ऐसे 2 रुपये उस दुकान वाले का प्रॉफिट हुआ, तो इसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। आप प्राइस को कम कर दिया, मतलब आपकी मनी की वैल्यू कम हो गई। वैसे ही अब देखो 10,000 का सिक्योरिटीज़ है, आरबीआई बोले कि एक काम कर, अभी हम तुमसे सिक्योरिटी तो ले लेंगे लेकिन एक काम कर, बदले में सिर्फ तेरे को 800 रुपये ही देंगे। अब देखो, अब एसबीआई को कितना मिला, सिर्फ 800 मिला, लेकिन सामान कितने का लॉस कर दिया, ये 1000 का कर दिया। अब एसबीआई 800 लेके आएगी तो भाई इनको बोलेगी ना, एक काम करो भाई साहब, 1000 का माल मेरे को 800 का पड़ा है, तो प्लस मेरे को 1000 तो रिकवरी करनी ही है, प्लस मेरे को 200 की और प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि 1200 का प्रॉफिट मेरे को लेना है, यानी कि 400 रुपये तेरे को देने होंगे, 400 रुपये तेरे को देने होंगे, 400 रुपया तेरे को देने होंगे। अब भाई साहब ये बोलेंगे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहा है, तो ये होगा तो लेंगे लोन, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर मान लो आरबीआई को लगता है कि नहीं यार मार्केट में पैसा कमी है, हमको इंटरेस्ट रेट कम करना है, बैंक रेट कम करना है, तो ये हो सकता है कि 900 रुपये दे दे एसबीआई को, बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट घटा दे, बैंक डिस्काउंट रेट बोलते हैं ना, घटाते, रिवर्स कर दे बेसिकली। अब क्या होगा, अब ये इनको 400 थोड़ी देना पड़ेगा, इनको कम देना पड़ेगा, ठीक है, 300 कुछ समथिंग आएगा ना, 333 होता है फॉर एग्जांपल, मान लो ना, इसको कम देना पड़ेगा, 400 से तो कम ही पैसा देना पड़ेगा ना। तो ये लोग सोचेंगे अब मेरे को कम में मिल रहा है, अब हम लोन ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक रेट इसी तरीके से काम करती है। समझ में आया? सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, एक बैंक है ना, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया सिक्योरिटीज़ के तौर पे, बहुत सारे शेयर्स हो जाते हैं, डिवेंचर्स हो जाते हैं, ठीक है, कई जगह लोन पे दे रखी होती है बैंक, तो बदले में कुछ गिरवी रखवाती है, जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ये सिक्योरिटीज़ के तौर पर माने जाते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है सेल और परचेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बॉन्ड्स को इशू करती है बेटा, इसी को यहाँ पे बॉन्ड्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बॉन्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसमें हम लोग सेल परचेज करते हैं, कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ बाय द आरबीआई इन द ओपन मार्केट। आरबीआई क्या करती है, मान लो गवर्नमेंट को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो अब क्या करेगी, ये भी तो पैसा लेगी लोगों से पैसा लेगी गवर्नमेंट, तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इनके बिहाफ पे आरबीआई क्या करता है, मार्केट में बॉन्ड इशू करता है। अब लेट्स से इस बॉन्ड की कीमत 50,000 रुपये है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं जो हूँ इस बॉन्ड को 50,000 में बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो सॉरी 50,000 का है ज़रूर, लेकिन मैं इसको 45,000 में बाय करूँगा, आरबीआई मेरे को 45,000 में दे देगी। बोलेगी एक काम कर, 5 साल बाद ना इस बॉन्ड को तू वापस कर देना और 50,000 मेरे से ले लेना, जिससे क्या हो जाएगी, मेरे को 5,000 की प्रॉफिट हो जाएगी, ओके, और गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। आगे बात करती है, रिड्यूस करती है क्रेडिट को, आरबीआई सेल करती है सिक्योरिटीज़ को और मनी को कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकालती है, पुलिंग करती है, मतलब बैंकिंग सिस्टम में लाती है, ठीक है। एक्सपैंड करती है, कई बार इसको क्रेडिट एक्सपैंड में भी काम आता है। आरबीआई बाय करती है सिक्योरिटीज़ को और इंजेक्ट करती है लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। देखो डिपेंड करता है, सिनेरियो तो दो हो सकते हैं ना, या तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा रहेगा या फिर बहुत कम रहेगा,
और आरबीआई का बस एक ही मकसद है कि हम पैसा को एक लेजिटिमेट अमाउंट पे रखें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा। तो उसको लिमिट करने के लिए आरबीआई कभी कभी मार्केट से बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं बेचती है, जिससे लोगों का पैसा तुम्हारे पास आ जाए, जिससे लोगों के पास पैसा कम बचे तो खर्चेंगे कम, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कुछ ज़्यादा ही कम हो गई, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो मार्केट क्या करेगी, उस बॉन्ड्स को बाय बैक कर लेगी, जिससे मार्केट में पैसा जाएगा, जिससे फिर बोलते हैं ना इकोनॉमी फंक्शन करनी स्टार्ट कर देगी। ओके आगे बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये वो होता है जैसे मान लो कि एसबीआई है, समझ लो एसबीआई है। अब इसको मैंने क्या किया, 1,000 रुपये बैंक में जाके जमा कर दिया। अब एसबीआई चाहेगी कि 1,000 का 1,000 हमको लोन के तौर पे दे दे, तो आरबीआई बोलती है नहीं भाई ऐसा नहीं करना है आपको, आप 1,000 का 1,000 लोन के तौर पे नहीं सकते। आप क्या कीजिए, 200 रुपये आप अपने पास रखिए, कैश को रिजर्व के तौर पे रखिए, और 800 रुपये ही आप लोगों को लोन के तौर पे दे सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा मार्केट में कम पैसा जाएगा। अब कई बार आरबीआई इसको बोल देगी 100 रुपये रखो, कई बार बोलेगी 300 रखो, कभी बोलेगी 400 रखो, डिपेंड करता है। अब कभी मान लो आरबीआई को चाहती है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा जाए, तो हो सकता है केवल बोले 20 रुपये रख ले भाई, 980 मार्केट में निकाल दे। तो ये डिपेंड करता है आरबीआई पे, इन्फ्लेशन अगेन वो मैटर करता है, ठीक है, सर्टेन परसेंटेज रखता है, कई बार इंक्रीज़ करने को बोल देगा, कभी डिक्रीज़ करने को बोल देगा, ठीक है, जिससे लैंडिंग कैपेसिटी बैंक की बोलते हैं ना इम्पैक्ट होती है। अब देखो एसबीआई को अगर बोल देगा 20 रुपये रख तू 980 दे दे, तो देखो एसबीआई ज़्यादा पैसा लेंड कर पा रहा है। लेकिन वही अगर एसबीआई को बोला जाता है कि 200 तुम रखो, तो केवल एसबीआई 800 ही लेंड कर पा रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं इसके लेंडिंग कैपेसिटी पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। देखो ये एक मेंटेन करना पड़ता है हर एक बैंक को अपने जितने डिपॉजिट्स का। ये क्यों होता है कि मान लो कि एसबीआई है अगेन, और मान लो ये मिस्टर ए हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, 1,000 रुपये बैंक को देते हैं, और बैंक सीधे 1,000 का 1,000 लोगों को लोन के तौर पे दे देती है। अब मान लो ए को जो है मिस्टर ए को कल लोग के पैसा की जरूरत पड़ता है, ये जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक तो बोलेगी ठन ठन गोपाल मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैंने तो दे दिया लोन के तौर पर। अब ये बंदा परेशान हो रहा है, तो आरबीआई क्या बोलती है कि नहीं, आपको कुछ सर्टेन अमाउंट अब अपने पास हमेशा रखना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके अगर इन केस में लोग आएँ वापस अपना पैसा को विड्रॉ करने के लिए, तो क्या होगा आप उनको पैसा दे पाएँ। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम लोग इंक्रीज़ किया जाता है कई बार अगर वही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब टूल्स है बेसिकली, ठीक है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, आरबीआई कंट्रोल करता है मार्जिन बिटवीन द लोन ग्रांटेड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर, ठीक है ना। मान लो कि मार्केट में सिक्योरिटी की कीमत 1,000 रुपये है, लेकिन आरबीआई उसको डिस्काउंट कर देती है केवल 800 रुपये पे, अगर किसी को बैंक को लोन की ज़रूरत पड़ा तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं मार्जिन बना के रखिए ना कि ये मार्जिन बन के रहना चाहिए। तो ये वो चीज़ है। राइजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है क्रेडिट एक्सपेंशन, मतलब जितना मार्जिन बढ़ जाएगा बेटा मार्केट में लोन कम मिलेगा लोगों को, ठीक है। लोअरिंग द मार्जिन कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है, इंकरेज करता है बोरोइंग्स को, मतलब लोगों को लोन आसानी से मिलेगा, क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा होता है। ओके आगे बात करते हैं क्रेडिट। अब हमारे पास ये तो चल रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट से हम लोग यहाँ पे पढ़ गए, क्वालिटेटिव मेथड्स में आ गए। यहाँ पे लिख लें ज़रूर से, यहाँ पे इस लाइन से हम लोग क्या आ गए, क्वालिटेटिव मेथड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना क्रेडिट, देखो क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, ये आरबीआई फिक्स कर देता है एक लिमिट ऑफ अमाउंट क्रेडिट एक्सटेंड बाय द बैंक फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ने बोल देगी कि एक काम करो, लोगों को टीवी वगैरह लेने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक परचेस करने के लिए जो तुम लोन देते हो, एक सर्टेन परसेंट, लेट से तुम्हारे पास 1,000 रुपये है, तो तुम एक काम करो 200 रुपये से ज़्यादा तुम इस काम के लिए नहीं दोगे लोन लोगों को, ठीक है ना। तो आरबीआई यहाँ पे इसमें भी लिमिट कर देती है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। एक्सेप्शनल सिचुएशन होता है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द जनरल एक्सपेंशन क्रेडिट, ये सूटेबल कभी भी नहीं होता भाई। अब मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं केवल एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो, तो गवर्नमेंट बोलेगी एग्रीकल्चर वाले को जितना लोन लेना है दो, लेकिन भाई साहब मान लो कोई गुटखा का काम कर रहा है, तो गुटखा कैटेगरी वाले जो बिजनेसेस है उनको लोन मत दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट रेशनिंग के कारण हो सकता है। मोरल सिचुएशन कई बार होता है, देखो आरबीआई रिक्वेस्ट कर सकती है, परसुएट कर सकती है बैंक को कि अवॉइड लेंडिंग स्पेकुलेटिव और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए पैसा मत दो। कई बार लोग घूमने के लिए लोन ले लेते हैं, तो इस टाइप के लोन मत दो लोगों को, ठीक है ना। थ्रू इनफॉर्मल बैंक जनरली कंप्लाई विद द आरबीआई डायरेक्शन। कई बार क्या होता है, ये लोग एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करके लोगों को लोन देना स्टार्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के लालच में काम करते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी आरबीआई कई बार रेगुलेट करती है। पब्लिसिटी, आरबीआई पब्लिश करती है रेगुलर रिव्यूज़ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रेडिट मॉनिटरी ट्रेंड्स। आप आरबीआई के वेबसाइट पर जाके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, थोड़ा देखते हैं, मुझे भी पता चले कितने बच्चे प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना पसंद करते हैं। इस पे जाके रिसर्च करो, पता करो क्या होता है। अब मुझे बताओ, जब भी तुम मेरा इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम अभी देख रहे हो, 1 साल बाद देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो,
3 साल बाद देख लो या फिर 5 साल बाद देख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा काम है ये, ठीक है। दिस हेल्प बैंक टू एडजस्ट देयर क्रेडिट पॉलिसी पर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना। ये हेल्प करता है बैंक को अपने क्रेडिट पॉलिसी को मेंटेन करने में इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। क्लियर है। आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमारे पास अच्छा खासा टॉपिक है। आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट कोई ना, समझ में आ रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं इसको माइंड में आपसे इस बार को अब पढ़ाना चाहूँगा तो आपको मज़ा आएगा। देखो, कॉमर्शियल बैंक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स पब्लिक को, अब बदले में लोन प्रोवाइड कराती है और प्रॉफिट कमाती है। जैसे SBI हमारे पास एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, हमारे पास HDFC बैंक है, हमारे पास एक्सिस बैंक है, हमारे पास ICICI बैंक है, ओके, हमारे पास अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो दूसरे वाली, ठीक है ना, RBI की बात मैं नहीं कर रहा। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमारे पास कैनरा बैंक है, ETC, बहुत सारे बैंक, ये सारे कॉमर्शियल बैंक ही हैं, ठीक है। ओके, फंक्शंस क्या होता है बेटा, चलो इसको यहीं से समझते हैं। एक तो फिक्स्ड डिपॉजिट, लोगों को अभी मम्मी पापा को देखा होगा FD करवाते हैं बैंक में, तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट करके देते हैं। पहला तो इनका फंक्शन होता है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब वो किस किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो FD के फॉर्म में कर सकते हैं, दूसरा सेविंग बैंक अकाउंट के फॉर्म में कर सकते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है, तीसरा रिकरिंग डिपॉजिट्स के फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब हर महीने देखो कि किसी का अकाउंट में ना 1500 रुपये बैंक काटते चलती है और एक समय के बाद वो पैसा इकट्ठा हो जाता है तो बैंक उनको दे देती है, तो उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। चौथा होता है करेंट और एडवांसेस, करेंट अकाउंट के फॉर्म में पैसा लेती है। जैसे बिजनेसेस होती है ना, तुमको करोड़ों का ट्रांजेक्शन करना होता है, दिन भर में ना जाने कितने ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, तो उनके लिए करेंट अकाउंट खुलता है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट उनके लिए होता है। वहीं दूसरा एजेंसी फंक्शन करती है। एजेंसी का मतलब आपके बिहाफ पे कुछ करती है। जैसे आपको रेंट पे करना है तो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट से वो ट्रांजेक्शन कर देगी, ठीक है। आपको कोई इंटरेस्ट का पेमेंट करना है या फिर आपको इंटरेस्ट कहीं से कलेक्ट करना है, वो करके दे देगी। आपको बिल पे करना है, इंश्योरेंस पे करना है, तो आप मैंडेट लगा कर रख सकते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब में क्या होता है, हर महीने एक सर्टेन अमाउंट है, लेट से आई थिंक 150 रुपये के आसपास है, वो कटता है। तो हर महीने 14 तारीख को मेरे अकाउंट से ये पैसा कट जाता है, मेरे को उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बैंक मेरे बिहाफ पे कर देता है। बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज़ के तौर पे काम करता है, जैसे मुझे शेयर बाय करने हैं, ओके। एक्टिंग ट्रस्टी के तौर पे काम करता है कई बार, कि मान लो मुझे लोन लेना है तो मेरा बैंक मेरे को ट्रस्टी के तौर पे रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, ये बंदा सही है, ये कभी भी किसी का फ्रॉड नहीं किया, किसी का पैसा नहीं मारा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, ओके। अब बदले में पैसा लोन पे भी देता है, जैसे ओवरड्राफ्ट के केस में लोगों को लोन देता है, कैश क्रेडिट के तौर पे देता है, ये डिस्टिंग्विश कहते हैं डिस्काउंट करता है बिल्स को, लोन एडवांसेस देता है, ओके। और जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी करके देता है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट देना, ड्राफ्ट रेडी करना, अंडर राइटिंग्स ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स करना, ठीक है। सेफ कस्टडी के तौर पर काम करना, जैसे लॉकर का बोलते हैं ना फैसिलिटी जो ऊपर बात करा है, और एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराना। मतलब मान लो कि मेरे को लोन लेना है किसी बैंक से, और मान लो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और उसको जानना है कि मैं सच में पैसा दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा अगर मैं उससे लोन ले लूँ, तो ये मेरा बैंक प्रोवाइड कराएगा मेरा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, कि भाई साहब पिछले बार इसने इतने इतने का लोन लिया है, इतने इतने समय पे इसने चुका दिया है, सारी बातें ये बता देगा, ओके। समझ में आया। अब प्राइमरी फंक्शंस, इसको अच्छे से, ये तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको तुम्हें क्या करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। सेम चीज़ें हैं यहाँ पे एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया गया है, ओके, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता, इसी वजह से मैंने क्या करा है, आपको ये पढ़ने के लिए दिया है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैपिटल एसिड के फॉर्मेशन में अपना योगदान देते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ये लोगों को इनकम करने में हेल्प करते हैं, ये फंड प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्शन के लिए, अगर फैक्ट्री वगैरह है आपका तो ये इंपॉर्टेंस है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना। अब ये डिफरेंसेस आता है सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में, क्या डिफरेंसेस आते हैं, इसको तो याद कर लो, लर्न कर लो, ठीक है, जो करना है कर लो, बट प्लीज़ इसको दिमाग में रखो, ठीक है, ओके। सारे कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिया, ये कीवर्ड्स आपके आंसर में ज़रूर दिखने चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो। क्लियर है। तो ये आपका चैप्टर रहा, ठीक है। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बैंक अकाउंट और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के बारे में, बट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा जितना डिटेल में हो सकता है मैंने कवर किया। आई नो कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, कई बच्चे नहीं देखे होंगे, और ये प्रॉब्लमेटिक होती है जनरली बच्चों के लिए कि बच्चों को लगता है कि 5 मिनट के अंदर डिटेल में भी समझा दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। तो आई एम इंसान, नॉट अ काला जादू एक्सपर्ट, तो मैं इंसान की तरह ही पढ़ा पाऊँगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद में आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस बुक की PDF
ऐप के अंदर अवेलेबल है। जाओ ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप का नाम है वेदांत लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करो, ठीक है। या फिर पीसी यूज़ करते हो तो वेदांत.com पे जाओ, अगेन उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जा करके साइन अप करो। साइन अप करने के बाद क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सेक्शन में चले जाना, उस कोर्स में फ्री में इनरोल कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ इस बुक की मिल जाएगी। अगर आपको ये बुक पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं आप क्या कर सकते हो बेटा, ये नंबर है याद रखना 6388, ठीक है, 6388556077, ये नंबर है। इस पर क्या करना है, आपने व्हाट्सएप करना है। क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके बोलना है कि प्लीज़ मुझे ये बुक दे दो, मुझे ये बुक दे दो। देने के लिए कौन सा हार्ड कॉपी आप क्या कर सकते हो बेटा, ये ऑर्डर कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो हार्ड कॉपी। इसकी प्राइस आई थिंक 500 रुपये है, तो आराम से सस्ते में है, आपके घर पे पहुंच जाएगा 2-4 दिनों में। आप इमीडिएट पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड वो भेजेंगे, बस पेटीएम करो, आपने पेमेंट कर देना है, नाउ यू आर गुड टू गो। आपके पास ये बुक आ चुकी है। ये बुक के साथ आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जॉस्टिवली इस चैप्टर को कवर कर रहे होंगे। आप उसको बना लेते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 100% तय है। पास्ट में भी प्रेजेंट में भी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए अगर कॉमर्शियल स्टडीज़ में, एप्लीकेशन में आपको अगर 90+ स्कोर करने हैं तो। क्लियर है? आई होप आपको चीज़ें समझ में आया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, दे विल हेल्प यू। और हाँ, याद रखना इस बुक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको इंक्लूडेड मिलेंगे, आपको परेशान नहीं होना है, ओके। और ऐप के अंदर केवल ये बुक है, उसमें क्वेश्चन अपलोडेड नहीं है, क्योंकि जो बच्चा बाय कर रहा है उसको कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो उसको क्वेश्चन मिलते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है, ओके। और जो भी बच्चे को डाउट होता है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है क्वेश्चन दे दिया बस हो गया, नहीं, डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछो, मेरी टीम मेरे को फॉरवर्ड कर देगी वो आपकी डाउट, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। बाय बाय।